मानव समाचार, मानवता के हक में। डॉक्टर नौशीन, फिरदौस अकील शेख और शेख अकील शेख अलीउद्दीन, ये दोनों ने आज KR पाटिल साहब के कोर्ट में बेल एप्लीकेशन नंबर 882/2025 दायर किया था, जिसमें आरोपियों के वकील ने कोर्ट में ऐसी पैरवी की कि जो आरोपी क्रमांक 1 शेख मोहम्मद इलियास जो है, उन्होंने अपने PCR के दरमियान में डॉक्टर नौशीन, उनके शौहर और उनके देवर नदीमुद्दीन अलीउद्दीन यानी नदीम फिटर का नाम लिया और उसी के साथ साथ उन्होंने ऐसी पैरवी की कि मोहम्मद इलियास ने यह मामले में अपना बर्डन, अपने ऊपर के एलिगेशंस नौशीन और उनके हस्बैंड पे शिफ्ट करने के लिए और उनके देवर पे शिफ्ट करने के लिए जानबूझकर ये एलिगेशंस लगाए। उसी के साथ साथ उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि ये FIR दायर होने में कम से कम 8 महीने का डिले नजर आता है। इतने अरसे तक FIR दाखिल न होने का रीजन क्या, और जो पीड़िता है और जो डॉक्टर नौशीन है उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। उसी के साथ साथ 3 केस लॉज भी उन्होंने कोर्ट में पेश किए और लगभग उन्होंने आधा घंटा कोर्ट में बहस करते हुए आरोपी क्रमांक 2 और 3 की पैरवी की। हमने पीड़िता यानी प्रोसिक्यूट्रिक्स की जानिब से आर्ग्यू करते वक्त कोर्ट में यह कहा कि सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि वेदर प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज अ प्रोमिस्क्यूटी और नॉट, पीड़िता किसमें रजामंदी थी या नहीं। उसी के साथ साथ हमने कोर्ट को बताया, अगर आप आरोपियों के वकील साहब का अगर बेल एप्लीकेशन देखेंगे तो बेल एप्लीकेशन का पॉइंट नंबर 3 ये बताता है कि मोहम्मद इलियास को जब अटक हुई तो अटक होने के बाद में उन्होंने इनके नाम का जिक्र किया और इस बुनियाद पर ही तीनों को आरोपी बनाया गया। हमने कोर्ट को बताया कि वकील साहब को गलत और अधूरी मालूमात मिलने की वजह से वो सारी सही स्टोरी कोर्ट के सामने नहीं ला सके। हकीकत में बात यह है कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो था उसके अंदर पीड़िता ने खुद ये तीनों का नाम लिया है, डॉक्टर नौशीन, उनके शौहर और उनके देवर का। उसी के साथ साथ जो MIM के एक्स कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने भी तीनों का नाम लिया है। और उसके अलावा जो आरोपी क्रमांक 3 और 4 यानी शेख अकील और नदीम फिटर के जो भाई है सलीमुद्दीन अलीउद्दीन ने 13/7/2024 के दिन मोहम्मद खान पीर खान के साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया था और वो रेंट एग्रीमेंट उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है जहां पर यह वाकया पेश आया। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि यूसुफ इलियास को अटक 30 तारीख को रात में 11:56 पे हुई। उनको दूसरे दिन कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उनको 3 दिन का PCR दिया, यानी 2 तारीख तक उनको PCR दिया। और हमने ये भी बताया कि मोहम्मद यूसुफ के कहने पर ये आरोपी नहीं बने और उस वजह से 2 तारीख को जब स्टेटमेंट दिया गया पीड़िता की जानिब से और एक्स कारपोरेटर की जानिब से, तो 2 तारीख को शाम में 6:31 पर जो डॉक्टर नौशीन उनके शौहर को अटक किया गया और आरोपी क्रमांक 4 यानी नदीम फिटर को भी उसमें आरोपी बनाया गया। 3 तारीख को डॉक्टर नौशीन को 5 दिन के PCR रिपोर्ट के साथ में कोर्ट में पेश किया गया और उसी दिन मोहम्मद इलियास का जो है वो MCR रिपोर्ट पेश किया है। 8 तारीख तक उनको PC में रखा, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन दायर किया। हमने कोर्ट में बताया कि सलीमुद्दीन अलीउद्दीन ने भी इनके खिलाफ में स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि जिस रोज ये वाकया पेश आया यानी 25 जनवरी 2025 को दोपहर में 3 बजे से लेकर तो 4 बजे तक और फरवरी के दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये जो वाकया पेश आया, उस वक्त डॉक्टर नौशीन इनसे घर की चाबी लेकर गई थी और उस बारे में उनको कोई भी इल्म नहीं था और उसका इल्म जो है उनको ये वाकया ये FIR दाखिल होने के बाद में हुआ। हमने फिर कोर्ट से ये भी कहा कि 164 का स्टेटमेंट जब कोर्ट पढ़ेगा तो कोर्ट को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जो 3 केस लॉ आरोपियों के वकील ने दाखिल किए थे, हमने कोर्ट को बताया पहला केस लॉ जो है NDPS की बुनियाद पर है। मैंने कहा कुछ गलतफहमी शायद से इनकी हुई है, ये मामला पॉक्सो का NDPS का नहीं, तो ये जो जजमेंट की कॉपी है ये इसमें एप्लीकेबल होती नहीं है। दूसरा ये था केस लॉ
कि कन्फेशन सेक्शन 30 जो एविडेंस एक्ट का था उसकी बुनियाद पर, और उसमें दूसरा पॉइंट ये था कि अगर एक आरोपी दूसरे आरोपी के खिलाफ में गवाही दे तो उसको कोई भी सीआर में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। तो हमने कहा साहब ये अधूरी मालूमात की बुनियाद पर इन्होंने गलत केस लॉ कोर्ट के सामने पेश किया है। मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास की वजह से इनको आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि इनको आरोपी एक एक्स कॉर्पोरेटर इमाम, उसके बाद में सलीमुद्दीन अलीउद्दीन और लड़की के खुद के कहने पर आरोपी बनाया गया। और तीसरा केस में उन्होंने पेश किया एक गाड़ी का, एक व्हीकल का, जिसकी बुनियाद पे इनको आरोपी बनाया जाए, इनका बेल ना दिया जाए। हमने कहा ये यहाँ पर गाड़ी का कोई मामला नहीं, इसमें कोई भी कनेक्शन और कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए हमने कोर्ट के सामने हमने भी काफी केस लॉ पेश किए और हमने कोर्ट को बताया कि एक लीगल टर्म बहुत फेमस है जो क्रिमिनल लॉ जर्नल में है कि एक्टस रियस नॉन फैसिट्रियम लिसिन सीट्रिया, एक्ट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम बट इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड, और इनका गिल्टी माइंड इसमें नजर आता है। और जो आरोपी के वकील ने कहा था कि ये पीड़िता का और ये आरोपी 2, 3 और 4 का कोई कनेक्शन नहीं, तो हमने कोर्ट को कहा पुलिसों के से रिपोर्ट में आप देखिए उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो पीड़िता है वो आरोपी क्रमांक 2 के यहाँ पर काम करती थी, और ये इसी वजह से सेक्शन जो है 16 पॉक्सो एक्ट का और 308 जो है वो बीएनएस का ऐड किया गया, और ये ऐड करने की पीछे की वजह वही है। और सेक्शन 29 जो है वो पॉक्सो एक्ट का, जिसमें प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस है, उसका प्रिजम्पशन है, उसको रिवर्ट करना जरूरी है। और पॉक्सो मामले के अंदर यहां पर आरोपी को खुद प्रूव करना पड़ता है कि गुनाह उसने नहीं किया। इतर दूसरे जो मामले, चाहे फिर वो 302 का, 307 का, रॉबरी का और डिकॉइटी का, उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन को नहीं सरकार पक्ष को प्रूव करना होता है कि आरोपी ने गुनाह किया है या नहीं। पर यहां पर पॉक्सो में खुद आरोपी को प्रूव करना पड़ता है उसने गुनाह किया है नहीं। तो आज ये कोर्ट में इसी 25 तारीख को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। जो आप बार-बार ये भाई एक कॉर्पोरेटर बोल रहे हैं, कौन है, क्या नाम है? उनका नाम मैं चार्जशीट दाखिल होने के बाद बता पाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब तक प्रोग्रेस में है और इस स्टेज पर उनका नाम बता पाना मुनासिब नहीं।